हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, निर्वाचन, राजभाषा एवं आपात उपबंध। फ्रेंड्स, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, निर्वाचन, राजभाषा एवं आपात उपबंध से संबंधित परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बिना समय गंवाए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, फ्रेंड्स टॉपिक है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, निर्वाचन, राजभाषा एवं आपात उपबंध। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। आइए पहले हम इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स 15, 11, 10, 5 सदस्य होते हैं। तो इसमें हम बताना चाहेंगे भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक पद पर बने रह सकते हैं? फ्रेंड्स 65 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष की आयु तक, इनमें से कोई नहीं। तो हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, इसमें 65 वर्ष की आयु तक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार किया गया था? तो फ्रेंड्स पहला दिया है संवैधानिक संशोधन उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, संवैधानिक संशोधन 42वां अनुसूची द्वारा, संविधान और अधिनियम विधि द्वारा। चौथा दिया है डी संविधान और प्रदत्त विधान द्वारा। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे संविधान और अधिनियम विधि द्वारा भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। कहने का मतलब है भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान द्वारा किया गया था, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन यानी संविधान अधिनियम विधि के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संविधान और अधिनियम विधि द्वारा इसको स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो फ्रेंड्स इसमें भारत में संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? एक राष्ट्रपति होता है, एक अध्यक्ष होता है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है, मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान एक अध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। करेक्ट इज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो संघीय लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति फ्रेंड्स ए राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बना कर लाया हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आपको किस तरह का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो अंत तक आप वीडियो में बने रहेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तथ्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है फ्रेंड्स, इसको निगेटिव है, इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को कह रहा है, पहला है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा तथ्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सत्य नहीं है। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये सत्य है, वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा है, उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के हों, जो भी पहले हों के लिए होती है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, डी दिया, वे निष्पक्ष होते हैं। तो कार्य इनमें से कौन संदर्भ में सत्य नहीं है? तो वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत्य नहीं है, अर्थात वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, अर्थात ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी, यानी किसके द्वारा? एपलवी द्वारा प्रतिवेदन में, गोरवाला प्रतिवेदन में, प्रशासनिक सुधार आयोग यानी ARC प्रतिवेदन में, कोठारी प्रतिवेदन में। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा, भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति सर्वप्रथम किसके द्वारा अनुशंसा यानी सर्वप्रथम सिफारिश की गई थी? तो फ्रेंड्स इसमें बताना चाहेंगे, जो कोठारी प्रतिवेदन है, इनके माध्यम से सर्वप्रथम अनुशंसा अर्थात सिफारिश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोठारी प्रतिवेदन में। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? फ्रेंड्स इसमें निगेटिव है, इसको ध्यान देना है। कह रहा, राजपूत, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति। तो हम बताना चाहेंगे आपको फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। राजदूत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। उसी प्रकार अगर प्रधानमंत्री करें तो ये भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। महान्यायवादी, ये भी जो अटॉर्नी जनरल उसको बोलते हैं, ये भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, अर्थात इनका चुनाव किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स नेक्स्ट है, राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे, जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। तो हटाने के बारे में विवरण देता है 323, अनुच्छेद 325, 317, 319। तो संविधान के अनुच्छेद यूपीएससी के सदस्यों को जो हटाने के बारे में विवरण देता है वो आपका हम बताना चाहेंगे अनुच्छेद 317।
यानी जो अनुच्छेद 317 होता है ये यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में ये विवरण देता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 317। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है। एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है संविधान में एक संशोधन द्वारा, एक कार्य आदेश द्वारा, एक संविधि द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के द्वारा। तो फ्रेंड्स एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है किसके माध्यम से? तो हम बताना चाहेंगे संविधान के जो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के द्वारा ला करके नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम निर्वाचन के बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। टॉपिक है निर्वाचन। क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, निर्वाचन से संबंधित है। फ्रेंड्स स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया था? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया था? अनुच्छेद 321, 322, 323, 324। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो भारत में निर्वाचन आयोग है उसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जात या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 17, 29, 325, अनुच्छेद 326। तो इसमें हम बताना चाहेंगे निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जात या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। तो इसमें अनुच्छेद जो 325 है फ्रेंड्स, इसके आधार पर निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जात, लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी, यानी अनुच्छेद 325 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको देखकर अंदाजा आप लगा पा रहे होंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष मैं लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये 16वां क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश की गई? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो नोटा होता है, इन नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश की गई? ऐसे उम्मीदवार को नोटा का प्रयोग, यानी हम जिसको हम नहीं चाहते हैं ऐसे उम्मीदवार को भी हमको वोट देने का अधिकार है। तो नोटा को मतदान में पहली बार वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश की गई थी? तो हम बताना चाहेंगे जो 2013 और 14 है, सन 2013 और 2014 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है ये 320, 324, 326। तो इसमें हम बताना चाहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वोट देने का अधिकार एक है, अर्थात वोट देने का अधिकार क्या है? जिसको सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक का, ये सब क्वेश्चन बहुत क्लिष्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत देखने को मिलता है और बच्चे क्या होते हैं उसी में उलझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपसे चाहेंगे कि जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा वीडियो यानी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तो शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे
वोट देने का अधिकार एक है सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो वोट देने का अधिकार है वो विधिक अधिकार कहलाता है। जबकि ये इसमें आंसर की में फाइनल आंसर की में इसको बताया भी जा चुका है। यूपीएससी एसएसबी फाइनल आंसर की में इसको इंक्लूड भी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष इस दिन मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाते हैं? तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 नवंबर और 25 जनवरी। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किया गया है। यानी भारत के संविधान में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में, दंड तथा निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1969 में। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया वे समान प्रक्रिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपदस्थ यानी हटाया जा सकता है किसके माध्यम से? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की जो वे प्रक्रिया के समान होते हैं। यानी कहने का मतलब है जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो उनको हटाने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, सेम कंडीशन इनके साथ भी वैसी होती है, सेम प्रोसेस। तो उसी के अकॉर्डिंग इनको भी राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 324, 325, 326, 327। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 326 में की गई है, अनुच्छेद 326 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? सेम इसके पहले इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। तो मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर, मंत्रिमंडल की संस्तुति पर। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं अर्थात उच्चतम न्यायालय के जजों की तरह इनको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 24वां क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो अर्थात इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार ही उनको भी हटाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 25वां क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, SP सेन वर्मा थे, सुकुमार सेन थे, T स्वामीनाथन से। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अगर हम बात करें तो सुकुमार सेन जी थे। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, निम्नलिखित में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? निम्न में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है? कोई भूमिका नहीं रहती है। तो अगर राष्ट्रपति की हम बात करें फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें चुनाव आयोग की भूमिका रहती है। उस प्रकार अगर उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ये भी इसमें चुनाव आयोग की भूमिका रहती है। राज्यसभा के सदस्य इसमें भी चुनाव आयोग की भूमिका रहती है, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो अपने में से ही चुना जाता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा, 26 का D हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे जो सामान्य निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण जो किया जाता है वो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा, परिसीमन आयोग द्वारा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है। चुनाव आयोग द्वारा की जाती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो हम बताना चाहेंगे भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। तो 28 का A हो जाएगा, चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किस लेवल का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? तो मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसी पार्टी ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी BSP अर्थात ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 29 का C हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एवं उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधी अधिकारी को सौंप देनी चाहिए? तो 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे जो उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देने का जो प्रावधान है मैक्सिमम 30 दिन के अंदर उनको सौंप देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, अर्थात 30 दिन के अंदर निर्वाचन व्यय जो भी खर्च हुआ है संबंधित अधिकारी को सौंप देने का प्रावधान है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम तो आपात उपबंध से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, इसको भी देख लेते हैं। आपात उपबंध क्या चीज़ होती है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है? यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? 4, 3, 2, 7। तो ये 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त की गई हैं, यानी प्रदान की गई हैं। तो अभी आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसलिए अभी हम नहीं बताना उपयुक्त समझते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो एक वित्तीय आपातकालीन शक्तियां हैं, दूसरा राज्य आपातकालीन शक्तियां और एक राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां हैं। तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रयोग की गई हैं भारतीय संविधान में। आइए अभी नेक्स्ट मिलता है इस तरह का क्वेश्चन, तो देखने में
देखते हैं उसको। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स इसमें देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 356, 352, 360, 315, तो इसको मैच करवाना है। तो अनुच्छेद 356 यहाँ अगर हम देखें तो 356 राज्य आपातकालीन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर राज्य आपातकालीन यानी ए का डी हो जाएगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 352 अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, यानी 2 का सी हो जाएगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और जो नेक्स्ट बचता है अनुच्छेद 315 ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो इस तरह का अगर हम देखें फ्रेंड्स तो इसका हो जाएगा, यानी ए का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। तो इस तरह का हम देखें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, 2 का सी, बी 3 का बी, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा की जा सकती है स्वयं उसके निर्णय के अनुसार। इसे देख लें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा की जा सकती है, यानी स्वयं उसके निर्णय के अनुसार, लोकसभा के अनुरोध पर, प्रधानमंत्री के अनुशंसा पे, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। तो फ्रेंड्स यही सही होगा, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति आपात घोषणा की जा सकती है, अर्थात कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ही किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। तो 33 का डी हो जाएगा। उस प्रकार 34 की अगर हम बात करें, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 360, 352, 368, 356। तो हम बताना चाहेंगे 360 ये वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत ये लगता है, और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 356 ये है राज्य में राष्ट्रपति शासन, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए लगाया जाता है तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं किया गया है। कह रहा है निम्न में से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, निम्न में से किस भारतीय संविधान में अनुच्छेद का व्यवहार में क्रियान्वयन नहीं किया गया है। कहने का मतलब है ये चारों में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अभी तक लागू नहीं किया, ये ऐसी परिस्थिति नहीं आई है। तो अनुच्छेद 60 ही, अनुच्छेद 360 ही, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, तो ये भी प्रयोग किया जा चुका है। ये राष्ट्रीय आपातकालीन ये भी प्रयोग किया जा सकता है। राज्य में संवैधानिक विफल हो जाने पर तो राष्ट्रपति शासन लगता है, ये भी प्रयोग किया गया है। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है ये नहीं अभी तक प्रयोग किया गया है। तो जो अनुच्छेद 307 है वित्तीय आपातकाल अभी नहीं क्रियान्वयन किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। यह व्यवस्था जोड़ी गई है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संविधान की निर्मात्री सभा द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। तो यह व्यवस्था 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
कह रहा है संसद का अनुमान। फ्रेंड्स, संसद का अनुमान से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए, अनिश्चितकाल के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे जो संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम 6 माह के लिए, 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसमें हम बताना चाहेंगे राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात। तो यही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 356 ये कब लगता है, राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है। अभी देखे हैं, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, 360, 352, 365। तो इसमें जो अनुच्छेद 356 है, 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो हो जाएगा केवल एक। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल, बाहरी और अंदरूनी के दौरान, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ये चीज़ है, अर्थात केंद्र में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता, अभी तक नहीं लगाया गया और न लगाया जाएगा, क्योंकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कभी नहीं, यानी संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है। 356 का महत्व आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है। तो पहला कार्य, इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नो, ये गलत है। फिर कह रहा है कि इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सही है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी राज्य में आंतरिक, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 356 का महत्व तभी है, इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। 350, अनुच्छेद 356, 256, 360। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है। तो इसको हम पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड्स, इसको हम इसके पहले ये भी क्वेश्चन आया था, इसको हम पहले बता चुके हैं। भारत में आर्थिक आपातकाल अर्थात वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया है। तो 3 बार, 2 बार, केवल 1 बार, कभी नहीं। तो वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितनी बार कह रहा है, कभी नहीं लगाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी नहीं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों को वेतन को कम कर सकते हैं। न्यायाधीश सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। यस,
वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? यानी न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। धन विधेयक पारित होने का अधिकार नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऊपर दिए गए सभी नो, ये भी गलत है। केवल इसमें बी ऑप्शन जो न्यायाधीश सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।